अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दूसरे का सबक नंबर 1 तवारुफ और इर्तिका, इसका किस्त नंबर 2 बच्चों आपके सामने पेश है। अजीज तलबा, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। चलिए हम देखते हैं बच्चों। इसके पहले पार्ट में हमने देखा तवारुफ और इर्तिका, उसके अंदर होने वाली तब्दीलियां और इर्तिका का नजरिया। अब हम यहाँ देखेंगे उसके आगे का टॉपिक, जैसे इर्तिका के सबूत। अब इर्तिका तो हो गया, अब उसके सबूत क्या हैं? जैसे हमने पहले पार्ट में देखा इर्तिका मतलब क्या। अब इस बात पे यकीन कैसे किया जाए कि हम बंदर की औलाद हैं, हालांकि हम नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा इस बात पे यकीन है। लेकिन पढ़ने के लिए अगर डार्विन ने कहा है कि हम बंदर की औलाद हैं, हमारा इर्तिका होने के लिए 300 करोड़ साल लगा है, तो वो 300 करोड़ साल का सबूत कहाँ है? कई साइंसदानों ने सवाल उठाया कि सबूत दो। तो अब सबूत कहीं ना कहीं से तो लाना ही था। डार्विन के नजरिए को अगर हमें मकबूलियत देनी थी तो कहीं ना कहीं से सबूत लाना ही था। तो सबूत के तौर पर हम यहाँ देखेंगे, जैसे शक्लियाती सबूत। आपको शक्ल के तौर पर देखा जाए तो अगर जानवरों में देखें तो यहाँ पे आपको फोटो दिया है बच्चों, एक कुत्ते का है, एक भेड़ का है और एक लोमड़ी का है। ठीक है, इनके चेहरे की बनावट पे अगर आप ध्यान दें तो स्नाउट है, निकला हुआ हिस्सा है, 2 कान है, आंखों की बनावट है, नाक की बनावट है, लगभग मिलती जुलती है। अगर हम फ्रूट्स की तरफ जाएं तो नीचे आपको आम दिया हुआ है, बीच में भी कोई फ्रूट है, राइट साइड में भी अमरूद जैसा कोई फ्रूट है। तो इनकी बनावट पे भी अगर आप ध्यान दें तो ये भी एक जैसे ही हैं। तो इनकी बनावट ये शक्लियाती सबूत के तौर पे पेश किया गया कि इनकी शक्ल मिलती जुलती है, इसलिए ये शक्लियाती सबूत के तौर पर माना जाए। ठीक है, इनकी आंखों का मुकाम, नथने, कानों की बनावट, बालों पे घने बाल, जिस्म पर घने बाल, उसके बाद पत्तों की बनावट, पत्तों की शक्ल, उसके अंदर रगें जो होती हैं वो मुतवाजी हैं, पेचदार हैं, खमदार हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके से इसको पेश किया गया। इसके बाद है तशरीही सबूत, यानी एनाटॉमिकल एविडेंसेस। हम कैसे माने कि यही हैं हम? तो यहां पर तस्वीर दी गई है, जैसे आपको इंसान का हाथ दिया है, बैल का पैर दिया है, चमगादड़ का पंख दिया है, वेल मछली का जांफा दिया है। बच्चों, जांफा मतलब उनके साइड में जो फिंग्स होते हैं उसको जांफा कहते हैं। अब इनके अंदर अगर आप ध्यान दें तो इनकी हड्डियों की जो बनावट है, जैसे अगर आप ये देखिए रिस्ट हमारे यहाँ पर, आपको पता होगा यहाँ पे 8 हड्डियां होती हैं, छोटी 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 छोटी, जैसे यहाँ पे हाथ में दिखाया गया। तो इस तरीके से अलग अलग जानवरों के अंदर जो हड्डियों के जोड़ हैं वो एक जैसे दिखाए गए हैं, बनावट एक जैसी है। तो यहाँ बच्चों ये इसके तशरीही सबूत के तौर पर माना जाता है कि हम कहते हैं कि हर जानदार के उज़ू में हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुमासिलत नजर आती है। इससे इशारा मिलता है कि ये मुमासिलत इनके आबा अजदाद जैसी हो सकती है। मतलब इन तमाम के, यानी कि इंसान, बैल, चमगादड़ और वेल, इन सब का बाप एक ही है। कहने का मतलब ये है। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों आसारी आज़ा। आसारी आज़ा यानी हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो या तो मुकम्मल तौर पर नमो याफ्ता नहीं है या है तो हमारे लिए फ़आल नहीं है, काम के नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ दिया हुआ है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे पास छोटी आंत के अंदर इस पोजीशन पर होता है। ये हमारे अंदर होता है लेकिन गैर फ़आल है, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन यही जुगाली करने वाले जो जानदार होते हैं, जो आपने देखा होगा पहले गिजा खा लेते हैं, बाद में निकाल के चबा कर उसको गिजा हजम करते हैं, उसको कहते हैं जुगाली करने वाले जानदार। लेकिन यही अपेंडिक्स उन जुगाली करने वाले जानदारों के लिए बहुत बहुत काम का है। वो यहाँ से इनको सेलुलोज नामी मादा मुहैया करता है जाके वो जुगाली कर सकें। हमारे लिए बेकार है लेकिन उनके लिए फायदेमंद है। उसी तरीके से हमारे पास अक्कल दाढ़ होते हैं, जो पीछे की तरफ निकलने वाले चौभर दांत होते हैं, हमारे लिए कोई काम के नहीं है क्योंकि हम ज्यादा उनका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो जानदार हैं, चौपाए हैं, वो वहीं से गिजा का अपना इस्तेमाल चबाने के लिए करते हैं। हमारे बाहर का ये कान का हिस्सा, ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन जानदारों के अंदर जैसे खरगोश है, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब के अंदर जो कान का बैरून हिस्सा होता है, ये क्या करता है? आवाज को जमा करने के लिए काम में आता है, लेकिन हमारे लिए बेकार है। उसी तरीके से दुम गुजा, यानी हमारी जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पे 3 मनके हैं, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू डार्विन के हिसाब से वहां कभी हमारे पूर्वजों की दुम हुआ करती थी, अब हमारी दुम खत्म हो गई है। बहरहाल तो वो जहाँ पे दुम गुजा, जहाँ पे वो 3 हड्डियां हैं, उसका कोई यूज नहीं है।
लेकिन कहा जाता है कि किसी जमाने में वहां पे हमारी हड्डियां, तो वो सारी हमारी दुम थी जिनको वो सपोर्ट करता था। तो ऐसे आज़ा जो हमारी बॉडी के अंदर हैं लेकिन इनका हमारे बॉडी के अंदर कोई इस्तेमाल नहीं है, इसको हम कहते हैं आसारी आज़ा। अब रकाजी सबूत यानी कि ऐसे सबूत जो हम कहते हैं कि कभी थे आज नहीं है, तो उनके रकाजात जमीन के अंदर कहीं दफन मिले, आसारे कदीमा वालों ने उनको खोद कर तलाश करके निकाला, उसे हम कहते हैं रकाजी सबूत। तो रकाजी सबूत जैसे यहाँ बताया कैसे पता किया जाता है, जब हैवानात या नबातात मर जाते हैं तो उनमें कार्बन जज्ब करने का अमल रुक जाता है। जो बॉडी एटमॉस्फेयर से जो कार्बन एब्जॉर्ब करती है वो अमल रुक जाता है, और उस वक्त से सिर्फ एक अमल C14 की तनज़्ज़ुल पजीरी मुसलसल जारी रहती है। हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन 14 नाम का मादा है वो मुसलसल तनज़्ज़ुल पजीर यानी सड़ता रहता है, खराब होता रहता है। C12 तापकार ना होने की वजह से मुर्दा हैवानात या नबातात में C12 या C14 का तनासुब मुस्तकिल ना रहकर मुसलसल तब्दील होता रहता है। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 ये जो है वो मुस्तकिल नहीं रहता, ये तब्दील होता रहता है। तब्दील होने से मुराद मतलब कार्बन 14, कार्बन 16, कार्बन 18, इस तरीके से उनके अंदर तब्दीली होती रहती है। तब्दीली होने के मतलब किसी हैवानात या पौधे के खत्म होने के बाद का जमाना उनमें मौजूद C14 की फ़ालियत और C12 और C14 के दरमियान तनासुब मालूम करने के जमाने की पैमाइश करते हैं, जिसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं या कार्बनी पैमाइश जमा कहते हैं। यानी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद कार्बन 12 और कार्बन 14 के दरमियान में कितना तनज़्ज़ुली हुई है, इसके जरिए आसारे कदीमा वाले क्या करते हैं, इसको पता करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हड्डी फलाने जानवर की है और ये जानवर इतने हजार साल पहले था, इतने लाख साल पहले था, तो कैसे पता चला कि इतने हजार साल पहले था, इतने लाख साल पहले था? तो उन हड्डियों पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। उस पे करते क्या है, उसमें मौजूद कार्बन 12 और कार्बन 14 की मौजूदगी का पता लगाते हैं कि ये, और उससे पता लगता है कि वो किस जमाने का है। इस किस्म की तकनीक के जरिए रकाजात का जमाना मुतय्यन करने के बाद उन्हें जमाने की पैमाइश के मुताबिक एक जदौल में तरतीब देकर उसे फिर जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान हो जाता है। इसी को हम कहते हैं रकाजी सबूत। और रकाजी सबूत के जरिए उसका जमाना पता करना, जमाना पता करने के लिए जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कार्बन डेटिंग या कार्बनी पैमाइश जमा। ये देख सकते हैं बच्चों, आपके सामने फोटो है ना। पहले एक गाद की चट्टान है, गाद की चट्टान के अंदर कुछ जानवरों के फोटो दिए गए। पहले जो जानवर थे, कदीम जानवर का जमाना, वो गैर फिक्रिये थे, रेंगने वाले भी थे, जल थलिए थे, ये गैर फिक्रिये थे कदीम। उसके बाद जब दरमियानी जमाना आया हमारा, तो ये रेंगने वाले जानदार थे सिर्फ, है ना, उस वक्त। उसके बाद जब जदीद जमाना आया तो ये परिंदे बन गए और पिस्तानिये में कन्वर्ट हो गए। यहाँ बताने का मकसद ये कि पहले पिस्तानिये नहीं थे, परिंदे नहीं थे, तो इनका जमाना आहिस्ते आहिस्ते तब्दील होता गया। मतलब जो सबसे निचली तय में है, मतलब वो बहुत पुराने जानदार थे। जो उसके बाद वाली तय में है वो उसके बाद के जमाने में है, दरमियाने जमाने में। और जो सबसे ऊपरी तय में पाए गए हैं यानी कि वो जदीद जमाने के जानदार हैं। अब बच्चों ये कैसे पता चलेगा कि हम इन्हीं के आबा अजदाद हैं? तो इसके लिए दरमियानी कड़ी का इस्तेमाल किया गया। दरमियानी कड़ी मतलब जैसे कि हम कहेंगे कि भाई हम बंदर की औलाद हैं, चलो ठीक है, मैं इंसान हूं, मैं बंदर से बना, तो बंदर किससे बना? बंदर के आबा अजदाद कौन है? तो वो जो भी बंदर के आबा अजदाद थे वो पहली कड़ी, बंदर दूसरी कड़ी और मैं तीसरी कड़ी। तो बंदर जो है वो हमारी दरमियानी कड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर, अब हम इतना बढ़कर आए हैं तो इसके अंदर ये कैसे पता चले कि हम उन्हीं में से हैं? तो इसके लिए एक दरमियानी कड़ी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियां ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद पर इनका दूसरे दो ग्रुपों से ताल्लुक मिलता है। दो ग्रुप मतलब पहले वाला, जैसे मैंने बताया, पहले वाला और लास्ट वाला, ये दरमियाने वाला है। एक पहले वाला है और एक लास्ट वाला है। इन दोनों से इसका ताल्लुक होगा तो ये दरमियानी कड़ी कहलाएगा। मतलब ये पहले था ऐसा, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, तो ये दरमियानी कड़ी है। इन दो ग्रुप से इसका कुछ ना कुछ मिलता जुलता सेक्शन रहेगा, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़ी कहते हैं। जैसे आपको यहाँ फोटो दिया हुआ है, पैरापिटस है ना, और लंगफिश और डकबिल प्लेटिपस। अब इन जानदारों में आप जैसे देख लें कि
हैवानात में जोरदार पैर हैं, और फिर सांस लेने के लिए नलियां हैं, खून के दौरान का निजाम है। जैसे पेरिपेटस देख लो, एनालिडा है, जोरदार पैर वाले हैं, आपने 9 में पढ़ा था। इन दोनों जमातों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखता है, यानी जोरदार पैर वालों के लिए ये उनकी इब्तिदाई कड़ी है। जोरदार पैर वाले यानी ऐसे जानदार जिनके अंदर पैर जोड़ियों में होते हैं। उसी तरह डकबिल प्लेटिपस नामी हैवान जानने तो रेंगने वाला है ना, ये अंडे देता है, लेकिन पिस्तान की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से ये पिस्तानी में आता है। ये अंडे देता है, लेकिन इसके पिस्तान है, यानी दूध पिलाने वाले गुदूद इनके पास हैं, इसकी वजह से पिस्तानी में आते हैं। लंगफिश यानी इनके अंदर लंग्स है, ये मछली है लेकिन सांस लेने के लिए फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके लंगफिश। तो ये ऐसे हैवानात हैं जो हमें ये बताते हैं कि इनके आबाओ अजदाद कुछ थे, ये अभी कुछ हैं, और इनके आबाओ अजदाद के बाद में जो नई नस्ल मिली है वो दूध पिलाने वाले जानदार हैं, रेंगने वाले जानदार हैं, जोरदार पैर वाले जानदार हैं, फिक्रिये जानदार हैं जो अपने बच्चों की, अपने खानदान की, अपने नस्ल की फिक्र करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये उनके लिए एक दरमियानी कड़ी है बच्चों। अब जीनियाती सबूत, अब ये कैसे माने कि भाई हम आबा अजदाद हमारे सेम थे, तो उसके लिए भी एक और सबूत पेश किया गया जिसको हम कहते हैं जीनियाती सबूत, यानी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। यहाँ पे एक फोटो देख लें बच्चों, जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज, 3 स्टेज यहाँ आपको दिखाया गया है। पहले स्टेज में अगर आप देखें तो सबका जो इब्तिदाई मरहला है वो सेम है, जिससे ये साबित होता है कि हमारे आबा अजदाद सेम थे। दूसरे मरहले में थोड़ा सा तगय्युर चेंज हुआ है, और तीसरे में एकदम अलग। लेकिन अगर पहले मरहले पर अगर आप ध्यान दें तो पहले मरहले में इंसान है, मछली है, गेंडा है, सैलामेंडर है, गाय है, खरगोश है, जो भी है, इनका इब्तिदाई मरहला सेम है सबका। तो इस बुनियाद पर यह कहा जाता है कि हमारे आबा अजदाद सेम थे। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने ये नजरिया पेश किया कि हम बंदर की औलाद हैं, वो यही बंदा है, या हम ये कह सकते हैं कि वो यही साइंटिस्ट है। चार्ल्स डार्विन ने हैवानात और नबातात के बेशुमार नमूने जमा किए। उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी जानदारों की इब्तिदा कहां से हुई। उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक बहुत बारीक बात लिखी कि वही जानदार जिंदा रहेगा जो काबिल होगा, जो नाकाबिल होगा उसको मर जाना ही बेहतर है। उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर ये लिखा। ये लिखने की वजह क्या थी कि वो जानदार जो माहौल, जिस माहौल में पैदा हुए हैं, उस माहौल में अगर वो जिंदा नहीं रह सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते, तो उनका मर जाना ही बेहतर है। बहुत सारे जानदार जैसे हम जानते हैं आज हमारे बीच में नहीं है, तो ऐसे जानदार जो अपने आप को बचा नहीं सकते, उनका मर जाना बेहतर है, ऐसा चार्ल्स डार्विन का मानना था। उनका मानना है कि तमाम जानदार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, एक दूसरे से सामने आते हैं, और इनमें वही जीता है जो माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल सकता है या ताकतवर है। जो ताकतवर है वो जिंदा रहेगा, जो ताकतवर नहीं है वो मर जाएगा। उसके अलावा डार्विन के कुदरती इंतखाब के इस नजरिए को तवील अरसे तक लोगों ने कबूल किया, लेकिन बहुत सारे एतराजात भी आए। कुछ अहम एतराजात क्या है, ये कि सिर्फ कुदरती इंतखाब ही इर्तिका का जिम्मेदार नहीं, यानी हमारे अंदर या जमीन पर जो तब्दीलियां हो रही है वो सिर्फ कुदरती ही नहीं है, ये एक एतराज। डार्विन ने मुस्तमिल और गैर मुस्तमिल तब्दीली की वजाहत नहीं की, यानी फिक्स और नॉन फिक्स तब्दीली, कौन सी तब्दीलियां होकर रुक जाएंगी और कौन सी तब्दीलियां होती ही रहेंगी, ये नहीं बताया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंसान, अगर हम बंदर की औलाद हैं, हम इंसान बने, तो हमको इंसान से भी और कुछ बनना चाहिए, तब्दील होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन नहीं बताई। सुस्त रफ्तार तब्दीली और अचानक तब्दीली का इजहार भी नहीं किया। कौन सी तब्दीलियां हैं जो आहिस्ते होंगी और कौन सी जो रैपिडली होंगी, ये भी उन्होंने नहीं बताया। इन एतराजात के बावजूद डार्विन ने जो नजरिया पेश किया, आज तक उसको कोई काट नहीं सका, क्योंकि कोई दूसरी थियरी आज तक किसी ने पेश किया ही नहीं। इसीलिए डार्विन के कुदरती इंतखाब के नजरिए को ही संग बुनियाद के तौर पे माना जाता है। ये है जनाब चार्ल्स डार्विन। अब देखते हैं हम लेमार्क का नजरिया। लेमार्क
इनका नाम था जीन बाप्टिस्ट लेमार्क। इन्होंने भी कुछ दिनों बाद एक थियरी पेश की। वो थियरी क्या थी कि इन्होंने बताया कि जानदारों के आज़ा के अंदर वक्त के लिहाज से, मामूल के लिहाज से, जरूरत के लिहाज से तब्दीली हो गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक जिराफ का फोटो है। इनका मानना है कि जिराफ भी पहले घोड़े की तरह था, छोटी सी गर्दन थी, लेकिन जिराफ चूंकि घास नहीं खाता, इसे पेड़ों के पत्ते पसंद है, तो इसने पेड़ों के पत्तों खाने की शुरुआत की। और जैसे जैसे वक्त बदलता गया, पेड़ पत्ते ऊंचे होते गए या पेड़ बड़े मिले, तो इसने अपने आप के अंदर तब्दीली पैदा की और अपने गर्दन को बढ़ाया ताकि वो पेड़ के पत्ते खा सकें। ये था लेमार्क का नजरिया। इन्होंने मजीद वजाहत की कि दरख्त है ना, दरख्त के ऊंचे होने की वजह से जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। उसी तरीके से ये जो तब्दीली है ये कुदरती नहीं है, ये जो तब्दीली है ये जरूरत के लिहाज से है, इसीलिए इसको लेमार्क ने पेश किया। जैसे जो लोहार होता है वो घन चलाता है, तो हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो लोहार जो होता है वो दिन भर घन चलाता है, बड़ा वाला हथौड़ा, तो उसके ये दोनों पुट्ठे मजबूत हो जाते हैं, ये उसकी जरूरत की वजह हिसाब से है। उसी तरीके से हंस और बतख के पैर पानी में रहने से तैरने के काबिल हो गए। उनके पैरों के अंदर वेब जो होता है, जालदार होता है, वो पानी तैरने के काबिल हो गया पानी के अंदर रहने की वजह से। सांप, किसी जमाने में कहा जाता था सांप के पैर होते थे, लेकिन वो रेंगता था, पैरों का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए उसके पैर घस गए। ये लेमार्क साहब ने हमें बताया। ये तमाम मिसालें अखज़ करदा खुसूसियात की शक्ल में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। इसे अखज़ करदा विरासती खुसूसियात का नजरिया या लेमार्क का नजरिया कहते हैं, और ये जो है वो खानदान दर खानदान तब्दील होती रहती है। ये है जनाब जीन बाप्टिस्ट लेमार्क। अब हम आते हैं जमाअत का ज़हूर। जमाअत किसे कहते हैं, जमाअत क्यों बनाया गया, जमाअत किस तरीके से लाई गई। तो हैवानात और नबातात की मुख्तलिफ अनवा का ज़हूर इर्तिका का ही नतीजा है। जब इर्तिका हुआ 300 करोड़ साल लगे, अलग अलग जानदार पैदा हुए, अलग अलग हैवानात पैदा हुए, अलग अलग नबातात पैदा हुए। अब भैया इतने सारे लोगों को एक साथ स्टडी कैसे करेंगे, है कि नहीं। ये अलग नबातात, ये अलग नबातात, ये अलग नबातात, ये अलग हैवानात, तो इनको स्टडी कैसे करेंगे। तो इनके लिए जमात का ज़हूर पेश हुआ। जमात बनाओ, ग्रुप बनाओ। कुदरती बारावरी के जरिए बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले ग्रोह को स्पीशीज कहते हैं। कुदरत के जरिए अपने जैसे जानदार पैदा करने वाले खास खसूसियत को स्पीशीज कहते हैं। हर नौ मखसूस जुग्राफियाई माहौल में नशोनुमा पाती है। हर जो नस्ल होती है वो एक मखसूस जुग्राफियाई खसूसियात के हामिल होती है। इसकी ग़िज़ा, उसका रहन सहन, उनके बारावरी यानी अपने बच्चे पैदा करने के तरीके, मुद्दत तवाफुक, कितने साल में कब तक उनके अंदर तब्दीलियां पैदा होंगी वगैरह, ये सब मुख्तलिफ है। इसलिए नौ की खसूसियत बाकी रहती है, लेकिन नौ से नई नौ की पैदा होने की वजह जीनियाती तगय्युर है। अब यही नौ के अंदर कुछ नयापन पैदा हो गया, तो हमने पहले ही देखा था ये जीनियाती तगय्युर की वजह से हुआ, यानी जीन के ऊपर अगर थोड़ी सी कुछ तब्दीली हो जाए तो वो जीनियाती तगय्युर कहलाता है। इस तरह बहुत ज़माने बाद जानदारों के जुग्राफियाई और पैदाइशी तकसीम अनवा के ज़हूर का रूप बनती है। इसलिए फिर बहुत दिनों बाद इन्हीं जानदारों को क्लासिफिकेशन करने के लिए, अलग करने के लिए अनवा के ज़हूर यानी स्पेसिएशन पैदा हुआ। इंसानी इर्तिका, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत ही महीन या खुलवी जानदार, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि हमारा ज़हूर कैसे हुआ, हमारा वजूद कैसे हुआ, हम बने कैसे हैं। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं हमने बहुत महीन खुलियात से पैदा हुए। इसमें इंसानी तब्दीली हुई तकरीबन 7 करोड़ साल पहले। जब डायनासोर्स खत्म हो गए तब बंदर जैसे जानदार पैदा हुए, फिर लंगूर जैसे जानदार आए, उनके अंदर तब्दीली हुई। फिर 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में इन बंदरों जैसे जो दुम थी वो खत्म हो गई। फिर इनके दिमाग की नशोनुमा हुई और इनका हजम बढ़ता गया। हाथों में इस्लाह हो गई, पहले ऐसे चलते थे अब ऐसे चलने लगे। और एप जैसे जानवर तब्दील में आए। एप यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा वो क्या बोलते हैं उसको, किंग कॉन्ग जैसे जानवर, ठीक है। तो ऐसे जानवर पैदा हुए। अरसे दराज बाद ये एप जैसे जानवर जुनूबी और जुनूब मशरकी एशिया में दाखिल हुए, मशरिक में दाखिल हुए, और आखिरकार रिबन और ओरेंग ओटान जैसे जानवरों में तब्दील हो गए। जानवरों के नाम है, इंसान के जानदार।
एप जैसे जानदार बाकी मानदा हैवानात अफ्रीका में रह गए और तकरीबन 2,50,00,000 साल पहले, अब से 2.5 करोड़ साल पहले चिंपैंजी और गोरिल्ला जानदार पैदा हुए। अब देखिए इर्तिका हो रहा है, पहले महींद्रनाथ, फिर उसके बाद तब्दीली हुई तो बड़े जानदार बंदर जैसे, फिर लंगूर जैसे, उसके बाद में फिर चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे जानदार पैदा हुए और तकरीबन 2 करोड़ साल पहले एप की कुछ अनवा में मुख्तलिफ, अब देखिए एप जो थे इनमें से सब नहीं, ये सब एप है, इनमें से कुछ तो एप रह गए, कुछ के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई, जीनियाती तगय्युर, थोड़ी सी तब्दीली आई और थोड़ी सी तब्दीली आने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता गिजा पकड़ने लगे, खाने लगे, उसके बाद आपने तारीख में पढ़ा है गिजा पकाने लगे वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यह है कि जो थोड़ी सी तब्दीली हुई, ये 200 करोड़ साल लगे इनको यहां से इंसान बनने में। देखिए है ना, लगभग 700 करोड़ साल पहले, फिर 400 करोड़ साल पहले, 4 करोड़ साल पहले, फिर 2-2.5 करोड़ साल पहले, फिर 1 करोड़ साल पहले इनके नाम दिए गए हैं लंगूर जैसा जानदार, फिर 4 करोड़ साल पहले इजिप्टोपिथेकस, उसके बाद में 2,50,00,000 साल पहले यानी ड्रायोपिथेकस, फिर 1 करोड़ साल पहले रामेपिथेकस, फिर 40,000 साल पहले एस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर 20,000 साल पहले हुनरमंद इंसान, फिर 15,000 साल पहले सीधा चलने वाला इंसान, फिर 1,500 साल पहले निएंडरथल इंसान और फिर 50,000 साल पहले क्रोमैग्नम इंसान। यानी बंदर से तगय्युर होते होते हम इंसान बन गए। तो मौसम की बतदरीज खुश्क हो जाने की वजह से और नापैद होते जंगलात के सबब इन एप को दरख्तों से नीचे उतरकर जिंदगी गुजारना पड़ा। सॉरी, इनका मानना है कि हम इंसान क्यों बने, अगर हम पेड़ पर रहते तो इंसान नहीं बनते। आहिस्ते आहिस्ते कुछ पेड़ खत्म होते गए, मौसम के अंदर तब्दीली आती गई, कहत पड़ा, बारिश बहुत ज्यादा हुई, तो ये जानदार पेड़ पर से नीचे उतर कर आ गए। पेड़ पर थे तो घास फूस पत्ते खा लेते थे, अब नीचे क्या खाएंगे, तो इनको खाने के लिए फिर जरूरत महसूस हुई, तो उस लिए उनके अंदर तब्दीलियां पैदा हुई। कहा जाता है जरूरत ईजाद की माँ है, तो इनको खड़े होने की जरूरत महसूस हुई, गिजा को पकड़ने की जरूरत महसूस हुई, शिकार करने की जरूरत महसूस हुई, खाने की जरूरत महसूस हुई, वगैरह वगैरह वगैरह, तो इनके अंदर तब्दीलियां आई। फिर जब ये कुछ दिन बाद जब खड़े हो गए, पहले 4 से चलते थे, 2 हाथ 2 पैर थे, जब ये खड़े हो गए तो हाथ फ्री हो गया, तो खाने पकाने के इस्तेमाल में आने लगा। ये हाथों का इस्तेमाल करके सीधे खड़े हो गए और तकरीबन 2 करोड़ साल पहले इनका वजूद आया। अफ्रीका और शुमाली हिंदुस्तान में रामेपिथेकस नाम का इंसान नुमा जानवर कहलाया। ये एप आगे चलकर ज्यादा बड़ा ज़हीन हो गया। तकरीबन 40 लाख साल पहले जनूबी अफ्रीका में एप का इर्तिका हुआ, यानी इसके अंदर तब्दीली पैदा हुई। तकरीबन 20 लाख साल पहले, जैसे मैंने आपको भी फोटो बताया, तकरीबन 20 लाख साल पहले इंसान नुमा जानवर की साख्त हो गई और तकरीबन हमारे जैसे नजर आने वाले इंसान पैदा हो गए। इस तरह से एक हुनरमंद और माहिर इंसान वजूद में आया। तकरीबन 15 लाख साल पहले सीधे चलने वाला इंसान इर्तिका हुआ। इनका इलाका बर्र-ए-आज़म एशिया, चीन और इंडियन एशिया तक हो सकता है। तकरीबन 1 लाख साल तक सीधे चलने वाले इंसान के दिमाग के हजम में इजाफा और इर्तिका होता रहा, यानी इसके दिमाग में तब्दीलियां होती रहीं। 50,000 साल पहले इंसान का दिमाग मुकम्मल तौर पर डेवलप हो गया। निएंडरथल इंसान ज़हीन इंसान की जमात में पहली मर्तबा लिया गया और 50,000 साल पहले क्रोमैग्नम इंसान पैदा हुआ। इसके बाद इसके अंदर तब्दीली होती रही, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था, फोटो बताया था, सब वही है। तकरीबन 10,000 साल पहले ज़हीन इंसान का ज़हूर हुआ, इसने मवेशी पालने लगा, तहजीब का आगाज हुआ। 5,000 साल पहले तहरीर का हुनर दरियाफ्त हुआ, लिखने का हुनर सीखा और तारीख की इब्तिदा हुई, यानी यहाँ से तारीख लिखी जाने लगी। तकरीबन 400 साल पहले जदीद उलूम का रिवाज हुआ, यानी आज जो हम जदीद इल्म पढ़ रहे हैं उसका रिवाज शुरू हुआ। और 200 साल पहले सनती इनकलाब का आगाज हुआ, यानी सनतें लगाई गई, फैक्ट्रीज लगाई गई, इसने बस्तियां बसाई। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके बावजूद इंसानी नस्ल के आबाओ अजदाद की तफसील की तलाश अब भी जारी है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सबक समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है बच्चों तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।